नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में 22,800 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 4 राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु की धरती से गरजे प्रधानमंत्री। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारत के नए रूप को देखा। विकसित भारत की यात्रा को डिजिटल इंडिया के साथ साथ आगे बढ़ाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताया भारत की स्वदेशी ताकत का प्रमाण। कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में भाजपा का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, लगातार सभी संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश में है राहुल। झूठ के प्रपंच में दिख रही है हताशा। भारत के रमेश बुधियाल ने रचा इतिहास। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय। और अब खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 परियोजना के तहत आरवी रोड रानीगुड्डा से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन किया। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 16 स्टेशन हैं। इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस येलो लाइन के खुलने से बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं, लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। आज आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है। ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी। बसवनगुड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये सफर में भी अब सब कम समय लगेगा। इससे लाखों लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरवी रोड रानीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वर्गों में काम करने वाले लोगों से बातचीत की। उनका प्रत्येक स्टेशन पर शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो सेवा सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब 24 शहरों में इसका विस्तार हो चुका है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत
और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बेंगलुरु मेट्रो चरण 3 परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। ये बुनियादी ढांचा परियोजना शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगी और आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज जिस गति से बढ़ रहा है उसके पीछे आर्थिक स्थिति एक बड़ा कारण है। देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट 468 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था। आज ये 824 बिलियन डॉलर हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 6 बिलियन डॉलर था। अब ये भी लगभग 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग 16 बिलियन डॉलर था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है। और भारत ऑटोमोबाइल का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे में बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की रेलगाड़ियां शामिल हैं। ये हाई स्पीड रेलगाड़ियां क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के साथ ही यात्रा के समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के भीतर मौजूद छात्रों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कदम का स्वागत किया और कटरा तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कटरा तेजी से जम्मू और कश्मीर की पर्यटन राजधानी के रूप में उभर रहा है। इस अत्याधुनिक ट्रेन के माध्यम से कटरा और अमृतसर के बीच बेहतर संपर्क से पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे तीर्थयात्रियों, स्थानीय व्यवसायों और आतिथ्य क्षेत्र को लाभ होगा। शायद ही कोई ऐसा स्टेशन होगा देश भर में जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 वंदे भारत आकर के रुकती हो। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो 1300 करोड़ से अधिक के रेल कार्य इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अभी इसी वर्ष का जो बजट रहा है उसमें भी लगभग 844 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया जम्मू कश्मीर के लिए। मुझे लगता है किसी और केंद्र शासित प्रदेश के लिए इतनी रकम नहीं निर्धारित की गई। उससे श्रद्धालुओं को भी सुविधा रहेगी, पर्यटकों को भी सुविधा रहेगी, व्यापार को भी लाभ पहुंचेगा और ईज ऑफ ट्रेवल
भी सुनिश्चित किया जाए। श्री माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं और क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को देखने आने वाले पर्यटकों में काफी उत्साह है। इसमें हम वंदे भारत में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है जो बहुत अच्छी लगी हमें। ऑटोमेटिक डोर्स, काफ़ी क्लीन है वंदे भारत और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और जो बाहर से लोग आते हैं जो कटरा दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए भी आसानी होगी। अब अच्छा महसूस हो रहा है और आम पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। और बाकी इसमें पैसेंजर के लिए सफ़र बड़ा आरामदायक है, आनंदमयी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ रुपए की लागत से BEML की रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के इस इकाई में पैसेंजर कोच, मेट्रो कार, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, वंदे भारत ट्रेन सेट्स और हाई स्पीड रेल सिस्टम का डिजाइन, निर्माण, असेंबलिंग और परीक्षण सुविधाएं होंगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। BEML आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट यहां स्थापित कर रही है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत बैठ जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री का संकल्प था कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा, हमने ठान लिया था कि हम धर्म पूछकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारेंगे और हमने कर्म देखकर मारा। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। उन्होंने मान लिया था भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, धर्म पूछ कर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो? हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते, हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे, हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, a perpetual youth of Indian politics who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. और भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद ना तो मुख्यमंत्री और ना ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो खुद कर्नाटक से आते हैं। श्री राहुल गांधी जी, आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सेलेक्टिव कैसे हो जाते हैं? उसी बेंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वो विधानसभा दिखा रहे हैं जहां बीजेपी ने लीड किया है। पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? डेप्यूटी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? पार्टी से कराना था तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कर रहा है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी
सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वो कर्नाटक के हैं। शायद इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि उन्हें हकीकत पता है, और या फिर राहुल गांधी जी ये साबित करना चाहते हैं कि कर्नाटक राज्य के संदर्भ में ही उन्हीं की पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा ये राहुल गांधी जी को पता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सभी दलों के नेताओं से सदन चलाने के लिए सहयोग मांगा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना, ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया मौजूद रहे। विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा। हालांकि सदन की कार्रवाई ही केवल 4 दिन ही चलेगी, क्योंकि 15 अगस्त और 16 अगस्त को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराने के अभियान को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आम जन भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। जयपुर में स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से विभिन्न कॉलोनियों में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई। जय हिंद सैल्यूट तिरंगा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कुलदीप सिंह ने बताया कि हमारी पूरी टीम हर घर में तिरंगा फहराने को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। जयपुर शहर की कई कॉलोनियों में हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसको लेकर हम सब लोग निकले हैं और हर घर पे तिरंगा फहरे, ऐसा अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमको आह्वान किया गया है। हम देश के नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हर घर तिरंगा फहराएं। घर घर संविधान और राष्ट्रध्वज के आदर के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये हर घर तिरंगा फहरा के हमारे अंदर जो सोई हुई राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको वापस से जगा दिया है। राष्ट्र एकता की भावना, लोगों में जागरूकता फैल रही है। भारतीय नौसेना की नवीनतम स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल ने 6 से 9 अगस्त तक मोरक्को के किसाम्बलांका बंदरगाह पर सफल यात्रा पूरी की। ये पोत 1 जुलाई 2025 को रूस में कमीशन हुआ था और भारत वापसी के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों का दौरा कर रहा है। 3 दिवसीय प्रवास में द्विपक्षीय सैन्य बैठकें, क्रॉस डेक भ्रमण, खेल आयोजन, योग सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहे। भारत के राजदूत संजय राणा और मोरक्को नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जहाज का दौरा किया और आपसी सहयोग पर चर्चा की। प्रस्थान से पहले INS तमाल ने मोरक्को के युद्धपोत मोहम्मद 6 के साथ संयुक्त जल यात्रा अभ्यास भी किया। जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन के दिन आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए फतेहगढ़ साहिब के गांव बदीनपुर निवासी सेना के जवान हरमिंदर सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। शहीद हरमिंदर सिंह को अंतिम विदाई पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 8 अगस्त को मुंबई के 6 निजी व्यक्तियों समेत अज्ञात लोगों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आरोपी खुद को अमेजन सपोर्टर बताकर अमेरिका, कनाडा सहित कई देशों के नागरिकों से फिशिंग कॉल्स के जरिए ठगी कर रहे थे। महाराष्ट्र के इगतपुरी में स्थित फर्जी कॉल सेंटर में करीब 60 ऑपरेटर काम कर रहे थे। छापेमारी के दौरान 62 कर्मचारी सक्रिय पाए गए। सीबीआई ने मौके से 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल फोन, 1.20 करोड़ नगद, 500 ग्राम सोना, 5 लाख क्रिप्टो करेंसी और 1.26 लाख रुपए के विदेशी गिफ्ट वाउचर जब्त किए। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई की जांच जारी है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दिल्ली में आदिवासी महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व के आदिवासी कलाकारों ने अपने नृत्य से भी सभी का दिल मोह लिया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित आदिवासी लेखक और चिंतकों ने आदिवासियों के
अधिकारों और विकास पर अपने विचार साझा किए। पिछले 15 सालों से हर साल ये संस्था विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन करती है। ये आयोजन आदिवासी खान पान, पहनावे, बोली और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के साथ ही आदिवासियों के विकास को दिशा देने का एक मंच भी है। विश्व आदिवासी दिवस का सेलिब्रेशन दिल्ली में लगभग 15-17 साल से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं और ये जो उत्सव है उस पर बहुत सारी चीज़ें चर्चा होती है। वर्तमान में जो परिस्थिति है आदिवासियों का, उनका हक अधिकार, उनके बारे में चर्चा करना, लोगों को जागरूक करना, ये एक मुहिम है हमारा। और ये केवल जो हमने शुरुआत करी दिल्ली में, ये अब करीब हर स्टेट में मनाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के धराली में भारतीय सेना का व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान जारी है। इंजीनियरिंग, खोज, चिकित्सा और संचार टीमें संपर्क बहाल करने, फंसे हुए नागरिकों को बचाने और स्थानीय समुदायों की सहायता के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। सेना और नागरिक उड्डयन सहित कुल 33 हेलीकॉप्टर्स उड़ानों ने कल प्रभावित क्षेत्रों से 195 नागरिकों को निकाला। लगभग 200 पर्यटकों को भूस्खलन वाले क्षेत्रों को पार करने और आगे की निकासी के लिए हर्षिल हेलीपैड तक पहुंचने में सहायता प्रदान की गई। 110 से अधिक फंसे हुए पर्यटकों को भोजन और आवास भी प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कोराडी में शनिवार रात महालक्ष्मी जगदंबा देवस्थान मंदिर के निर्माणाधीन द्वार का स्लैब अचानक ढह गया, जिससे 17 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रात से ही बचाव अभियान जारी रखा है। मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। नागपुर के संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन को घायलों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी विपिन इटनकर का कहना है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यह हादसा कोराडी मंदिर देवस्थान क्षेत्र में एक पर्यटन विकास परियोजना के तहत बनाए जा रहे 2 भव्य प्रवेश द्वारों में से दूसरे के निर्माण के दौरान हुआ। भारत के रमेश बुधियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के ओपन वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही वो इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बुधियाल शनिवार को इस प्रतियोगिता के पदक दौर में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। उन्होंने फाइनल में 12.60 अंक अर्जित कर कांस्य पदक जीता। कोरिया के कनोआ हिजे ने स्वर्ण पदक, जबकि इंडोनेशिया के पजार एरियाना ने रजत पदक जीता। और इस स्वर्णिम उपलब्धि के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पैनी नजर।